गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी पीस रिएक्शन। उम्मीद है फिर से होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है आसिफ। मेरा नाम है आतिफ। गाइस रतन टाटा के ऊपर वीडियो लेके आए हैं, जिन्हों का अचानक 9 अक्टूबर को जो है वो अचानक डेथ हो गई थी मुंबई में। अभी ही 9 अक्टूबर को उनकी डेथ हुई और पूरी कौम जो है, पूरा सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया जो है वो गम में डूबी हुई है। अभी तक जो है उनकी यादों में डूबी हुई है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। उन्होंने मतलब कि उन्होंने चैरिटी में बहुत ज्यादा हेल्प करते थे और उनकी अमाउंट का जो 90% है वो चैरिटी में जाता था और गरीबों की बहुत ज्यादा मदद करते थे। और उनका इतनी अमाउंट होने के बावजूद उनका नाम बिलियनियर्स में नहीं आता, तो ये कोई वजह थी इस वजह से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है वो मदद करने वाले इंसानों में उनका शुमार होता था। उनकी बायोग्राफी के ऊपर वीडियो है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है गाइस, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंटर करेंगे 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मिस्टर रतन टाटा, एक नाम जो भारत की आन बान शान और बिजनेस का भगवान है। बाकी बिजनेसमैन ने बिजनेस किया ये देख के कि कौन सा सेक्टर अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा, किसमें माल बनेगा, किसमें पैसा बनेगा। रतन टाटा जी ने बिजनेस किया ये सोच के ऐसा क्या काम करूं जिसकी देश को जरूरत है, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी इंडस्ट्री में जाऊं जिससे देश का भला। बाकी बिजनेसमैन अपना बैंक बैलेंस और नेटवर्थ बढ़ाने की रेस में रहे और रतन टाटा जी रहे भारत का मान सम्मान बढ़ाने की रेस में। आज की वीडियो श्री रतन टाटा जी को समर्पित है, जो कि उन्होंने भारत के बिजनेस जगत में नाम की 2 कंपनियां। रतन टाटा जी ग्रुप के चेयरमैन बने 1991 में। तब टाटा ग्रुप के पास टोटल 95 कंपनियां थी और हर कंपनी अलग अलग सेक्टर में काम कर रही थी। इनमें कोई एकता नहीं थी, सब अपनी अपनी धुन में चल रहे थे, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी और पूरा फोकस इंडियन मार्केट पे था, बाहर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ग्रुप का रेवेन्यू मात्र 14,000 करोड़ रुपए और मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 30,000 करोड़ रुपए। फिर रतन टाटा जी जब सीन में एंटर हुए और 2012 में रिटायर हुए, तब तक वो क्या कर चुके थे ये सुनिए। जो टाटा ग्रुप की छोटी छोटी कंपनियां थी, अपनी मनमानी कर रही थी, सबको एक करके सेंट्रलाइज कर दिया। जहां फोकस सिर्फ इंडियन मार्केट पे था, फॉरेन मार्केट पे फोकस किया और आज टाटा ग्रुप का 60% रेवेन्यू विदेशों से आता है। टाटा ग्रुप ब्रिटेन का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यानी वो देश जिसने कभी भारत पे राज किया था, वहां पे हम राज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नौकरियां हम देते हैं रतन टाटा जी के पीछे। ब्रिटेन के बड़े बड़े ब्रांड, चाहे वो टेटली हो, चाहे जगुआर हो, चाहे लैंड रोवर हो, चाहे कोरस हो, सब खरीद डाला। देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी TCS उन्हीं की निगरानी में लिस्ट हुई थी। जब उन्होंने ज्वाइन किया सेल थी मात्र 14,000 करोड़। जब वो रिटायर हुए तो सेल कर गए थे 5.25 लाख करोड़। जब उन्होंने ज्वाइन किया मार्केट कैप 30,000 करोड़ था। आज की रेट में टाटा ग्रुप देश का सबसे बड़ा ग्रुप है 25 लाख करोड़ मार्केट कैप के साथ। पर उन्होंने ये किया कैसे, उनकी क्या लेगेसी रही इंडिया और वर्ल्ड में। और ये तो रही बिजनेस की बात। बिजनेस के अलावा पर्सनल जिंदगी में कैसे थे, उससे रिलेटेड कुछ किस्से, कुछ कहानियां, जो चैरिटी करते थे, जो हम्बल थे, उसके किस्से सुनेंगे इस वीडियो में। अगर आप श्री रतन टाटा जी से प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि रतन टाटा जी आज हमारे बीच जब नहीं रहे और उन पे मैं एक वीडियो कर रहा हूं, तो ये मेरी वीडियो मेरे चैनल के आज तक जितनी भी 500-600 वीडियो गई है, उन वीडियो में सबसे मोस्ट लाइक वीडियो होनी चाहिए। और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी कि मेरे चैनल का सबसे लाइक वीडियो रतन टाटा जी के बारे में है। वीडियो को लाइक जरूर करना। ये रतन टाटा जी के एक फैन की बाकी फैन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। रतन टाटा जी के पूरे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को एक बार देखते हैं, तो जनता जनार्दन की जय बोलते हुए करते हैं भारत के सबसे महान व्यक्तित्व के जीवनी की शुरुआत की कौन कौन से इंपॉर्टेंट पल में क्या क्या चीजें हुई। अभी उनके ऊपर सारी बात आएगी, उनकी क्या क्या सारी। रतन टाटा जी का जन्म हुआ था 1937 में। उनके माता पिता के बीच में भाई साहब डिवोर्स हो गया, तो उनको अपना बचपन दादी के साथ बिताना पड़ा। 1955 में मात्र 17 साल की उम्र में वो US चले गए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। 1962 में उनकी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी हुई आर्किटेक्ट की। रतन टाटा जी डिग्री से एक आर्किटेक्ट थे। उस समय उनका मन था कि यार US की लाइफस्टाइल ठीक है, वहीं सेटल हो जाते हैं, लेकिन दादी ने उनको बचपन से पाला था। दादी की तबीयत खराब हुई, दादी ने पुकारा, एक बार में चले आए। अब ऑडियंस को मैं बता दूं, ऐसा नहीं था कि रतन टाटा जी में जो JRD टाटा हैं उनके ब्लड रिलेशन में थे या उनको पता था कि यार टाटा ग्रुप का जो उत्तराधिकारी मैं ही हूँ, मैं ही राजकुमार हूँ, नहीं। और उन्होंने ऐसा करने का क्लेम भी नहीं किया। उन्होंने अपने हिसाब से अपना काम कर रहे थे। IBM से उनको ऑफर मिला और वो IBM में नौकरी करने की सोच रहे थे। JRD टाटा की महानता थी, उन्होंने कहा नहीं यार तुम तो टाटा ग्रुप से कहीं ना कहीं जुड़े हो, प्लीज ज्वाइन। और
जब तक इंडिया में रहोगे टाटा ग्रुप में ही काम करोगे। 1963 में जब वो 26 साल की उम्र थे विधिवत रूप से टाटा ग्रुप में एंट्री की। तो सबसे पहले टाटा ग्रुप में जब एंटर हुए 6 महीना उन्होंने टाटा मोटर में ट्रेनिंग की। उसके बाद चले गए टिस्को, जो आज की डेट में टाटा स्टील नाम से जानी जाती है, 6 महीना वहां ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद वही टाटा स्टील में एक टेक्निकल ऑफिसर की हैसियत से उन्होंने ज्वाइन किया, काम चालू किया। 1969 में 4 साल बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए ग्रुप का रिप्रेजेंट करने, कि टाटा ग्रुप का एक मेंबर चाहिए था, तो ऑस्ट्रेलिया गए और टाटा ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया। 1970 में कुछ समय के लिए उन्होंने टीसीएस में भी काम किया था। 1971 में उनको नेल्को का डायरेक्टर बनाया गया। नेल्को एक तरह की लॉस मेकिंग फर्म थी और टाटा ग्रुप ने उम्मीद छोड़ दी थी कि इसमें कुछ हो सकता है, पर रतन टाटा जी ने उसको भी ट्रांसफॉर्म किया और कंपनी को बदल दिया और वहां जेआरडी टाटा को दिखा रहे यार इस लड़के में कुछ बात है। नेल्को की सफलता के बाद 1971 में टाटा सन्स, जो उनकी प्राइमरी कंपनी है, उसमें इनको डायरेक्टर बनाया गया। 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया। 1981 में बने टाटा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर और वहां पे इन्होंने क्या किया, टाटा ग्रुप का जो थिंक टैंक है, जो प्लान करता है कि अब किस नए सेक्टर में आना, अब क्या करना चाहिए और हाईटेक बिजनेस में घुसना, इन्होंने नींव रखी थी उसकी 1981 में। 1983 में इन्होंने लॉन्च किया टाटा सॉल्ट, जो देश का नमक है, वो देश के हमारे लाल ने लॉन्च किया था। 1986 में एयर इंडिया के चेयरमैन बने कुछ समय के लिए और फाइनली 25 मार्च 1991 को इनको टाटा ग्रुप के अधिकृत रूप से चेयरमैन बन गए। और ये डेट मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि 24 मार्च को मेरा भी बर्थडे है, यानी जब मैं 2 साल 1 दिन का था तब रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे। एक कोइंसिडेंस बताता हूँ, इसी के 10 दिन बाद 4 अप्रैल 1991 को आनंद महिंद्रा जी महिंद्रा ग्रुप में एंटर हुए थे। अब आप बोलेंगे राहुल जी देखो राजगद्दी पे बैठ गए राजकुमार। सर जी 1991 इस पीरियड को समझना, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल हाहाकार की। एक्सटर्नल मतलब उस समय देश की इकोनॉमी खुली थी। देखो 91 के पहले देश की इकोनॉमी बंद थी, तो क्या था, लाइसेंस राज था कि अच्छा हर प्रोडक्ट बनाने का हर कंपनी को लाइसेंस मिला हुआ था कि अच्छा ये आदमी ये बनाएगा, ये आदमी ये बनाएगा, कुछ भी बना ले, कैसा भी बना ले, किसी भी रेट पे बेचे, माल तो बिक ही रहा था। तो उस समय टेंशन नहीं थी, कंपटीशन नहीं था और सब अपना काम राजी खुशी कर रहे थे। 1991 में जब अर्थव्यवस्था खुल गई तो विदेशी कॉम्पिटिटर भी आए और देसी लोगों को भी खुला मैदान मिल गया। उस समय 91 के पहले जितने भी पुराने ग्रुप थे जो फल फूल रहे थे, 91 के बाद सब साफ हो गए, आप नाम ही नहीं सुनते। आप नाम टाटा ग्रुप का इसलिए सुन रहे हो, महिंद्रा ग्रुप का इसलिए सुन रहे हो, बिरला ग्रुप का इसलिए सुन रहे हो, बजाज ग्रुप का इसलिए सुन रहे हो क्योंकि इन 4 के जो लीडर थे विजनरी थे, इन्होंने ग्रुप को संभाल लिया। उस समय 91 के पहले इनके आसपास के जो थे सब चले गए काल के काल में, तो इन 4 लीडर ने देश को संभाल लिया। ये तो था एक्सटर्नल, क्योंकि उस समय विदेशी कंपनियों से भी लड़ना था और बाकी सबसे भी लड़ना था और मैदान खुल गया था। इंटरनल चैलेंज तो और खतरनाक था। इंटरनल चैलेंज ये था कि साहब उस समय टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियां थी, 95 कंपनियां मैंने आपको बताया। हर कंपनी में एक ना एक ऐसा बंदा बैठा था जो उस कंपनी को अपने हिसाब से चला रहा था, टाटा ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि इनके पहले जो बॉस थे वो थे जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा का व्यक्तित्व इतना भारी था कि उनकी आवाज़ में दम था। एक बार फ़ोन लगा दिया, एक बार बात कह दी तो आदमी इधर उधर हिल नहीं सकता था। लेकिन जब वो चेयरमैन रहे तो हर आदमी अपनी अपनी मनमानी करने लग गया। जब रतन टाटा जी भी बने तो एक रूसी मोदी करके थे, उनका मानना था कि शायद वो चेयरमैन बनते, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा विद्रोह कर दिया। तो इंटरनली इनको विद्रोह का सामना करना पड़ा। इन्होंने इस विद्रोह को पूरा कंट्रोल करते हुए पुराने जो व्यक्ति इस तरह की तानाशाही कर रहे थे उनको सबको हटाया। रिटायरमेंट की एज नहीं थी, कोई भी आदमी जब तक जिंदा है तब तक काम कर रहा था, रिटायरमेंट की एज डाली, नए टैलेंट के लिए जगह बनाई। बाकी सब ग्रुप की कंपनीज में अपने हल्के हल्के स्टेक्स बढ़ाए और टाटा सन्स जो उसकी चेयरमैन कंपनी थी उसका दबदबा बढ़ाया ताकि कोई कंपनी इधर उधर ना निकले। अगर रतन टाटा जी 1991 में ज्वाइन नहीं करते, 2000 तक आते आते टाटा ग्रुप की 20-30 कंपनियां अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती बिना टाटा ग्रुप के कंट्रोल के। उस समय जितनी भी कंपनियां थी सबका फोकस ये था इंडिया में काम करो, इंडिया में काम करो। इन्होंने कहा भाई इंडिया में तो काम करना है, पर इंडियन कंपनी बाहर जाके अपना डंका कैसे बजाएगी, उस पे इन्होंने प्रयास चालू किया और शुरुआत की सन 2000 से। सन 2000 में इन्होंने टेटली जो कि एक ब्रिटिश ब्रांड था उसको खरीद लिया। तहलका मच गया पूरे भारत में और विश्व में कि एक इंडियन कंपनी बाहर जाके विदेशी कंपनी को खरीद ली, वो भी खुद से बड़ी। टाटा टी ने खरीदा, टाटा टी छोटी कंपनी थी, टेटली बड़ी कंपनी थी, तो छोटी कंपनी ने बड़ी कंपनी खरीद लिया और इंडिया ने ब्रिटिश कंपनी को खरीद लिया। तो भाई साहब एक तो बाजार में हल्ला मच गया कि ये क्या हो गया, और इनको देख के बाकी बिजनेस में कॉन्फिडेंस आया कि यस हम भी बाहर जा सकते हैं, हम भी बाहर अपना बिजनेस फैला सकते हैं, हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम भी ब्रांड खरीद सकते हैं। तो ये जो शुरुआत है ना इंडियन कंपनी की डोमिनेंस की, फियरलेस होने की, निडर होने की, ये रतन टाटा जी की देन है। उसी साल सन 2000 में इनको मिला पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। 2004 में ये लेके आया टीसीएस का आईपीओ। टीसीएस में आया था 1970 में इन्होंने काम किया था, इनको पता तो था कंपनी क्या है उसका। उस समय इन्होंने आईपीओ किया और आज की डेट में टीसीएस देश की
नहीं, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उनमें 90% प्रॉफिट अकेली टीसीएस देती है। 2006 में लॉन्च किया डीटीएच सर्विस टाटा स्काई। 2008 में भाई साहब इन्होंने फिर एक बार दांव खेला, जगुआर को खरीदा, लैंड रोवर को खरीदा और उसी साल उनको भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण मिला। 2012 में एज अ चेयरमैन उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी अपॉइंट कर दिया। से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, 2000 में इनको मिला पद्म भूषण जो कि तीसरा सबसे बड़ा सम्मान था। 2008 में मिला इनको पद्म विभूषण जो कि दूसरा सबसे बड़े सम्मान था, लेकिन ये हकदार हैं देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न के। तो वैसे अभी खबरें आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने थोड़ी प्रयास कर दिया है, प्रपोजल कर दिया है, सरकार पे कंटिन्यूस दबाव बनाना जरूरी है। तो मेरी आप जितने भी रतन टाटा जी के फैन प्रशंसक हैं उनकी दिल से इज्जत करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है अपन ट्रेंड करते हैं हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा। मैंने आपको हैशटैग दिखा दिया स्क्रीन पे, एडिटर साहब दिखा देना। आप सब जने भाई साहब इसको ट्रेंड करेंगे। आज के पहले अपन ने BSNL पे एक ट्रेंड चलाया था जो कि नेशनल लेवल पे गूंजा था और ये ट्रेंड उससे ज़्यादा गूंजना चाहिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। तो गाइस वीडियो यहाँ पे एंड। यार देखो कितने बड़े बड़े कारनामे हैं रतन टाटा के। 1937 से मतलब के लेके और आगे जाए 1937 में ये पैदा हुए और घर में शुरू से ही मसले चल रहे थे क्योंकि उनकी वालदा को डिवोर्स हो गई थी, फिर उनकी दादी ने इनको पाला, फिर मतलब कि जो बाहर की ऐसे पता चलता है जब जो बंदा बेचारा माँ बाप का साया ऊपर नहीं होता तो इस तरह से उसको यहाँ उसके अंदर जो गर्व जो है वो पैदा होता है। फिर उसके बाद देखें आगे जो उन्होंने ज्वाइन TCS ज्वाइन किया, टाटा जो कंपनी ज्वाइन की और आहिस्ता आहिस्ता पहले IBM से उनको जो है वो ऑफर आई और उन्होंने IBM के ऊपर ही दिखाने की मतलब वो जॉब को एक्सेप्ट करने की वो की। लेकिन ये आप देखें कि बाद में जब वो टाटा के साथ जुड़े तो कितनी ज्यादा मतलब कि उसके अंदर चेंजिंग लेके आए। टाटा सॉल्ट, टाटा केमिकल, इनकी बहुत ज्यादा जो है वो कंपनी है। और सन 2000 में इन्होंने पहली दफा इंडिया की किसी कंपनी ने जो बाहर से कंपनी जो है वो खरीदी, टेटली की कंपनी खरीदी और तहलका मच गया पूरे भारत में कि जो है ये पूरे भारत में पूरी दुनिया में कि ब्रिटिश जो इन्होंने भारत पे हुकूमत की थी उनकी एक कंपनी इन्होंने खरीद ली। तो बहुत बड़ी इनकी जो है वो खिदमात हैं। और अगर बात की जाए इनकी एक और फैक्ट की बात है कि इनकी शादी नहीं हुई थी तो इनकी जो डेथ के बाद जो है इनका जो वारिस जो है जो टाटा का जो जिनको सब कुछ दिया गया, मेरे ख्याल से तो वो बातें पीछे चल रही थी, वो नियोन टाटा थे, इनके जो सौतेले भाई थे उनको दिया गया। तो क्योंकि शादी नहीं हुई इसलिए औलाद भी कोई नहीं थी तो इस वजह से जो आगे इनके जो सौतेले भाई हैं उनके फर्दर 3 बच्चे थे वो अब आगे इसको लेके चलेंगे। तो बहुत बड़ी खिदमात इनकी और इनकी 90% जो है चैरिटी में जाती थी इनकी जो अमाउंट है। और अगर ये अपना जमा करते, अपना इकट्ठा करते तो आज भी इनका बिलियनियर्स में जो है वो नाम आता, लेकिन इसी वजह से इनका नाम बिलियनियर्स में भी नहीं है लेकिन लोगों को दिलों में है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में है। तो क्या कहना है गाइस आपका कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। रतन टाटा जी को एक हमारी तरफ से सल्यूट। तो बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।